अब हम आज आपका रिवाइज कराने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। होप यू ऑल आर रेडी फॉर इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर एक रात पहले आप कैसे पढ़ते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 9th शेड्यूल। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 9th शेड्यूल में क्या होता है, आर्टिकल 368 की बात की गई है। आर्टिकल 368 में पावर्स एंड प्रोसीजर्स पहले बताते हैं, फिर गोलकनाथ का केस बताएंगे, फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट बताएंगे, फिर केशवानंदा भारती का केस बताएंगे, फिर मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट बताएंगे। मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट में 3 मेथड्स होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन। तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट हमने बोरो किया था कैसे, साउथ अफ्रीका से। फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे यहाँ कब हुआ था, 1951 में। इसमें क्या क्या अमेंड हुआ था, आर्टिकल 15 का 4 जिसमें रिजर्वेशन ऑफ SC/ST की बात की गई है। तो ऑल्सो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था और 31A, आर्टिकल 31A एंड 34B ऐड हुआ था, वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 44th अमेंडमेंट हमारा जो 1978 में हुआ था उसके लिए। और रिजर्व आर्टिकल अब ये रिमूव्ड कर दिया गया है, आर्टिकल 300A में चला गया है एंड वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। 44th अमेंडमेंट आपका 1978 में है, ठीक है, दैट यू शुड रिमेंबर। अब 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं सितंबर 2023 तक। तो इसका मतलब क्या होता है, एनी ऑल्टरेशन और चेंज, इसकी नीड क्या होती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इट्स वेरी डायनामिक नेचर, इट शुड अडॉप्ट इटसेल्फ व्हाटएवर आर द चेंजेस इन द सोसाइटी। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। मतलब ये प्रोसीजर बताने की इसका रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो एक्चुअली में इसका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है। इसके पेयर प्रोविजंस क्या है कि जो आर्टिकल 368 है वो पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसके 5 सब क्लॉसेस हैं, विल डील विद दैट। आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट पावर एंड प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट। सो वर्ड पावर एडेड इन थ्रू द 24th अमेंडमेंट एक्ट, ऑलराइट। तो इसमें गोलकनाथ का केस हो गया। आर्टिकल 368 ओनली टॉक्स अबाउट प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट एंड पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 248, ठीक है। गोलकनाथ के केस में पहले बात, गोलकनाथ के केस में ये कहता है कि मैं आपको बात बताती हूँ। उसमें उन्होंने बोला कि इवन फंडामेंटल राइट्स भी जुडिशली, मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी आप चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, और उसने लिमिट कर दी पावर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, आर्टिकल 368 ओनली टॉक्स अबाउट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 248। ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये 368 वाली जो पावर आपके अमेंडमेंट करने की वो कैसे आई, रेजिड्यूरी पावर है जो सेंटर की होती है, आप सबको पता होगा, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और रेजिडरी लिस्ट लगाती है। तो 24th अमेंडमेंट से वर्ड पावर ऐड किया था उसमें। केशवानंदा भारती में 24th अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, मतलब बोला हाँ भाई सही है। अब आपको केशवानंदा भारती का केस को आपको पता है कि इन्होंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट्स फिर भी मेंटेन होते हैं तो हमें इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 368 का 1 क्या कहता है, पार्लियामेंट में एक्सरसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की। 368 का 1 करता है कि पार्लियामेंट में एक्सरसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और पावर क्या होता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर हो सकती है या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर हो सकती है। अब ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर हो गई हमारी लॉ मेकिंग पावर, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर हो गई हमारी अमेंडमेंट मेकिंग पावर। अब 368(2) में प्रोसीजर्स की बात की जाती है। 368(1) में किसकी बात की गई, हमने बात की है पावर की, ठीक है, जिसमें एक लॉ मेकिंग पावर था और दूसरा था हमारे पास अमेंडमेंट की पावर। 368 का 2 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर। प्रोसीजर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, स्पेशल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन। अब 368 का 3 डील्स विद 24th अमेंडमेंट एक्ट जो केशवानंदा में भी अपहेल्ड हुआ था। अब 368 का 3 24th अमेंडमेंट एक्ट में आया था और आर्टिकल 13 का 4। अब 13 यू नो व्हाट इज इट रिलेटेड टू, होपफुली यू नो। 13 इज रेफर्ड टू एज जुडिशियल रिव्यू वाला। अब 368 का 3 देख लेते हैं। जो 368 का 3 है, सॉरी नोजी ब्रेक मेरे एग्जाम से पहले मुझे बहुत बुखार हो चुका है, ठीक है, तो विल कंटिन्यू विद दैट। आर्टिकल 368 का जो 3 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल विच आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर दिस आर्टिकल, ठीक है, एंड इट टॉक्स अबाउट इट शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर दिस आर्टिकल। मतलब ये है कि 13 में बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, मतलब चेंजेस हो सकते हैं और
judiciary can review if the basic structure is not dealt with, or judiciary can review any legislation and talks about making void if any violates fundamental right. और fundamental right को ऐसे करता है, तो आपने doctrine of eclipse भी देखा होगा कि कैसे violation हो जाता है ना, you must have seen that. सो फोकस बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, देखो कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि क्या फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है, तो नहीं, फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर आप फंडामेंटल राइट चेंज करते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। जस्ट लेट मी ड्रिंक वाटर। स्टडिंग लाइक मी, ज़रा सा बाद में पानी, ज़रा सा बाद में वॉशरूम, ज़रा सा बाद में म्यूजिक, एवरीथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, मैं भी है कि एक तारा बजता है, टू 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 टू। ऑलराइट, मूविंग अहेड। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन। पढ़ाई करते हैं तो 368(3) कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल का इंटेंशन अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर दिस आर्टिकल एंड टॉक्स अबाउट मेकिंग वॉइड इफ एनीथिंग वायलेट्स दिस आर्टिकल। 368 का 4 और 5 है, तो ये सब कहाँ से आया? 42nd अमेंडमेंट से आया। 368 का 4 क्या कहता है? नो अमेंडमेंट कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम अमेंडमेंट करेंगे। अब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आके उन्होंने कहा कि हम इतना धांसू अमेंडमेंट करेंगे कि उसको क्वेश्चन कोर्ट नहीं कर पाएगी। 368(5) क्या करते हैं? देयर आर शैल बी नो लिमिटेशन पावर ऑफ पार्लियामेंट। और ये पहली बात तो कोर्ट तक बात नहीं जानी चाहिए। जैसे नहीं बच्चे को मारते तो आप पहले उसे चुप कराना चाहते हो कि कोर्ट तक बात ही ना जाए। सेकेंडली आप चाहते हो ठीक है, सेकेंडली आप चाहते हो कि देयर शैल बी लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है टू अमेंडमेंट, तो उसमें कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। वो चैलेंज इन मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद कौन सा केस आया? अब हमने गोलकनाथ पढ़ लिया, हमने केशवानंदा भारती पढ़ लिया, अब हमारे पास आया मिनेर्वा मिल्स का केस। मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में आया, बोथ हेल्ड इनवैलिड। उसने बोला कि जो 368 का 4 और 5 इन्होंने लॉन्च किया है ये बहुत ही बेकार फीचर है एंड आईफोन से हम ये फीचर हटा देते हैं। तो बोथ हेल्ड इनवैलिड एंड लिमिटेड अमेंडिंग पार्ट इज इटसेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो वही बता रही हूँ मैं आपको, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी चेंज हो सकता है। अब जो इन्होंने बोल दिया मैं आपको समझाना चाहूँगी कि ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो लिमिट में रहे। वो खुद में ये बात खुद में एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लिमिट में गवर्नमेंट की अमेंडिंग पावर रहे। तो मतलब ये बात है कि इन्होंने कह दिया कि आपने जो अमेंडमेंट लाया उसे खारिज कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो यही मैं आपको बता रही थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इट्स वेरी मच ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब जब हम एडमिन लॉ पढ़ेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना पड़ेंगे। तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने समझ लिया कि पावर्स के बारे में 368(1) में क्या क्या पावर्स वगैरह दी हुई हैं। उसने बोथ हेल्ड इनवैलिड कर दिया। लिमिटिंग अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम अमेंडमेंट की बात आते हैं जी। अमेंडमेंट क्या होता है? मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट एज यू ऑलरेडी नो। सिंपल मेजॉरिटी हो गई। सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या होता है? आर्टिकल 14 में चेंजेस आया, आर्टिकल 69 में सिंपल मेजॉरिटी से काम होता है, प्लस आर्टिकल 239 में होता है। स्पेशल मेजॉरिटी में कैसे काम होता है? बाउंड्रीज पावर ऑफ मेजॉरिटी, मतलब यहाँ पे आप मेजॉरिटी के बारे में आप देखते हो कि मेजॉरिटी के पास औकात है या नहीं। और स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन वो हम आपको बताते हैं। देखो स्पेशल मेजॉरिटी में आर्टिकल 368 का ट्वाइस की बात करते हैं। इसमें कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा अगर 45 है तो मेजॉरिटी उनकी 547 273 होनी चाहिए। और प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर समझ लो 501 थे तो 334 से देखो 273 ज़्यादा है, तो बिल मतलब कम है, मतलब फिर भी 334 ज़्यादा है प्रेजेंट एंड वोटिंग में, तो हमारा बिल पास हो जाएगा। और व्हेन बिल नॉट पास, जब कम हो। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस सर्टिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ वेरी रिजिड इन नेचर। प्रोसीजर तो वही मेजॉरिटी वाला लगेगा, प्लस आप हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन लोगे। यस, मूविंग अहेड।
एक तारा बजता है नाचना तू की तोड़ी तेनू भाकर लाना है नाचना तू ये तो अस्थि कमी। अब हम फिर IR कोहलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस पढ़ेंगे। ये क्या बात कर रहा था, ये बात कर रहा था चैलेंजिंग ऑफ 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल अमेंडिंग पावर में इन्होंने ले आया था कि हम 9th शेड्यूल एक ऐसा बॉक्स बना देते हैं कि उसको कोई गवर्नमेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट ना चैलेंज कर पाएगी, ना उसमें कुछ वो अपने हिसाब से कुछ अमेंडमेंट हमारा रोक पाएगी। हम जो करेंगे हमारी मर्जी चलेगी, ठीक है। और वो रिलेटेड क्या थे, ज़्यादातर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी बट आई एम वेरी सिक एंड आई वॉन्ट रिवाइज। मुझे नींद आ रही है और मुझे चक्कर आ रहा है। IR कोहलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में क्या है, 9 जज बेंचेस होती है। 9 शेड्यूल केस होता है, जुडिशल रिव्यू के बाद होती है। 9 शेड्यूल में क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर भी लड़ाई पे आता है। जज कितने आर्टिकल 13 में लिखा है, मतलब जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। इस टाइम से डॉक्ट्रिन ऑफ, ये आता है कहाँ से, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस से आता है। तो 9 शेड्यूल IR का फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया 1951 में। प्रोवाइड्स दैट लेजिस्लेटिव इंसर्टेड इनटू 9 शेड्यूल के नॉट बी चैलेंज, कि कुछ भी आपने लॉज इंसर्ट कर दिए 9 शेड्यूल में तो उसे चैलेंज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 31B जब आया आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वर ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में हम पढ़ते हैं कि 15 का 4 हो गया, 31 का A और B हो गया और 9 शेड्यूल आया, तो उसमें 31B में क्या है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वर ज़मींदारी सिस्टम, जो सम एग्रेरियन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस वन कैन नॉट हैव लैंड। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि 250 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता था वहाँ पे 2% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड 90% ऑफ द वेल्थ, ऐसी कंडीशंस थी। तो दैट हैज़ टू बी चेंज। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के पास आते हैं, प्रोमाउंडेड इन केशवानंद भारती केस, इसमें 1973 में बात हुई है। वामन राव का केस भी आते हैं हम, and others held that doctrine should not have a retrospective effect, which means all the decisions made in IR केलो केस 9 शेड्यूल was challenged। तो वुमेन राव केस में आता है कि इस आर्टिकल का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे तो IR कोहलू वाले केस में तो ये लैंड का सब कुछ रेट्रोस्पेक्टिव ही हो रहा है, ठीक है। तो 9 शेड्यूल वॉज चैलेंज। इसमें क्या बोला जाता है कि द प्रोविजन विच पुट ब्लैंकेट ऑन द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कुड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं लड़ पाया, ठीक है। और उसका जो पार्ट ऑफ ब्लैंकेट था प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू में, वो कुड नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर doctrine. Taking reference of Women Rao case held that acts should be judicially reviewable of put in 9 schedule. तो वो जुडिशली रिव्यूएबल होंगे तभी वो 9 शेड्यूल में पुट किए जाएंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर इज़ द वेरी एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सच्चाई पता चलती है। एनी लॉ विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 इवन इफ इट इज़ इन 9 शेड्यूल, तो कोई पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के अलावा भी बट 9 शेड्यूल में है और बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर, मतलब नहीं इफेक्ट कर रहा है, तो वो बच जाएगा। किलोटो जकुलू वर्सेस जकुलू, उसमें क्या है, वेदर पावरफुल रोल गिवन टू द स्पीकर वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। पावरफुल रोल क्या है हमारे, एट द टाइम ऑफ वॉट, एट द टाइम ऑफ हम समझेंगे अमेंडमेंट हो गया या हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो हमारा स्पीकर का कहना, आउच स्पीकर, मेरे को दर्द हो रहा है यार, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। देखो जो हमारे स्पीकर की बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्पीकर, हाउ स्पीकर परसीविंग थिंग्स, उसको लग रहा है बंदा चीटर है, नहीं चीटर है, जो भी है ना। तो वैसा पावरफुल रोल की वजह से स्पीकर वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एडेड 10 शेड्यूल, कंटिन्यूज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of anti-defection law. Speaker and chairman held pivotal position in the scheme of parliamentary democracy and are the guardian of rights and privileges and power of the house. All right, moving ahead. 10 schedule provision do not the democratic rights. इसके प्रायोरिटी ऑप्शन क्या है, सस्पेंशन ऑफ बायस एज इज ऑर्डरेशन एंड टेन्योर डिपेंड्स ऑन द मेजॉरिटी विल ऑफ द आर्स। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन एब्सोल्युटली वॉलंटरीली इफ द वोट्स कंट्री टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय Chandra Kumar versus Unified. Article 323A deals with administrative tribunals and Article 320 anti-defection law का लेटो वर्सेस जकीलो में था
और 323B डील्स विद ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। ये पार्ट 12A में आया। ट्रिब्यूनल्स आर कम्पिटेंट टू हेयर मैटर्स वेयर वाइज ऑफ स्टैचुटरी प्रोविजंस आर क्वेश्चन। ट्रिब्यूनल्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट उसका थोड़ा काम ले लेता है। देयर डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बिफोर डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट। तो ऐसा नहीं कि सिंगल बेंच कर सकती है, बट उसका क्वेश्चन आप लेकर जा सकते हो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट। देयर फंक्शंस आर सप्लीमेंट। ट्रिब्यूनल्स हैव पावर टू test wires of subordinate legislation and rules and accept that of parent statute. Litigants will not directly approach High Court by overlooking by a concerned tribunal। की ऐसा नहीं है कि जो लॉ से भिड़ने वाले हैं वो कंसर्न ट्रिब्यूनल के हाई कोर्ट से लड़ेंगे। मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 इशू। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल टैक्स अंडरस्टैंड एस्टैब्लिश अंडर नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2005। इसमें वैलिडिटी ऑफ 42nd अमेंडमेंट 1976 की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन वेरियस प्रोविजन ऑफ द 2005 एक्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर एंड प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेक्शन 5, 6, 7, 8, 13 of 2005 Act were declared as unconstitutional and whole act was unconstitutional। इसमें मद्रास बार एसोसिएशन में हुआ क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एंटिटी पहचानी गई थी। इसमें वैलिडिटी ऑफ 42nd अमेंडमेंट भी थी। तो स्ट्रिक्ट ने ये पूरा प्रोविजन ही हटा दिया। कोर्ट्स मस्ट हैव टेकन टू इंश्योर दैट द अल्टरनेटिव कोर्ट्स ट्रिब्यूनल कन्फर्म्स विद द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर, बेस्ट।